चलिए क्लास बायोलॉजी और पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका और फिर पढ़ना है यूकैरियोटिक कोशिका। इसके हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बहुत सारा चीज़। तो इसके जस्ट ऊपर में क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उसके एक बातचीत कर लिया जाए, ताकि ताकि जो बच्चे नहीं देखे होंगे वीडियो का, जो नहीं पढ़ पाया होगा, वो अगर अभी जो हम लिखेंगे बोर्ड पर अगर उसको अगर पूरा अगर कर लेता है किसी तरीक़ा से तो फिर उसका मैनेज भी हो पाएगा, है ना। जैसे कि देखिए हम लोग जस्ट इसका हम लोग पहले क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो हम लोग पढ़ लिए हैं रसधानी हम लोग पढ़ लिए हैं। राजधानी क्या है ये वाला हो गया है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, केंद्रक। केंद्रक क्या है, और फिर आपको पता है कि केंद्रक को अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था। अध्ययन को मतलब इसका पूरा हम लोग किए हैं वर्णन, है ना। आपको पता है ना कि केंद्रक जो है से अध्ययन की दृष्टि से केंद्रक की संरचना को 3 भागों में बांटा गया। देखिए कौन कौन बता देना चाहते हैं। एक था केंद्रक झिल्ली, दूसरा में था केंद्रक, फिर था क्या तीसरा में केंद्रिका बताए थे। इन था अभी बता दिया गया था। और फिर आइए दूसरा में देखो, तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे। तीसरा हम लोग पढ़े थे गुणसूत्र। क्या पढ़ लिए हैं कि इसमें कितना गुणसूत्र होता है। जैसे कि मनुष्य में कितना होता है, गाय में कितना होता है, भैंस में कितना होता है, कुत्ता में कितना होता है, बिल्ली में कितना होता है, बकरी में कितना होता है, मेढक में कितना होता है। समझ में आ रहा है। अरे गुणसूत्र आप जरूरी नहीं कि जो पढ़ाएं वही है, आप ऐसा ऐसा बहुत माने जानते होंगे। हम इसमें ही पढ़ाए होंगे कि कौन जंतु का जितना जीवन काल है, गुणसूत्र वाला कितने बार पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा बात है। तो हम लोग इसका जस्ट ऊपर में हम लोग को इतना पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहे। आप जाइए, वीडियो के ऊपर शो कर रहा होगा इस तरीका से कि आप सभी सीखें गुण सूत्र, राजधानी और केंद्रक क्या है, ये सब सीखना ना है। ठीक है, आपको वहाँ पे पूरा झलक दिख रहा जा। ए बाबू आजा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं आगे की ओर। इसको काल ऐसे कर रहे, ऐसे करते, सही है ना जी। हाँ आइए देखिए क्या है। हम लोग के यहाँ से पढ़ना ये वाला आता है हर एग्जाम में। ये वाला अंतर वाला आता है। कौची वाला आता है, अंतर वाला। पता है कैसे आता है, ऐसे आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आयु एगो प्रोकैरियोटिक और एगो यूकैरियोटिक कोशिका है में अंतर दें। तो अंतर कब दीजिएगा, जब जानिएगा तब ना दीजिएगा, है ना। तो आइए जानते हैं हम लोग। कहता है या देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा अर्ध कोशिका, यहाँ होगा अर्ध कोशिका। सुधार लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा अर्ध कोशिका। दिख रहा है अर्ध जो मैंने लिखा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसमें तो नहीं दिखेगा ना, वहाँ दिखेगा। हाँ ठीक है। कहता है इसका आकार छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक का आकार कैसा होता है। अब ये अर्ध कोशिका है, कौन कोशिका है, आकार कैसा होता है, आकार छोटा होता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक, इसमें केंद्रक पाया कि इसमें नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलो, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलो, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलो, बोलो बोलो बायोलॉजी की प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। हाँ बोलो ऐसे फटाफट बोलो। तो इसमें केंद्रक, किसमें, इनमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें इनमें एक गुणसूत्र होता है। कितना गुणसूत्र, कितना गुणसूत्र, एक।
अब कहता हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, सब लोग पढ़ चुके हैं पिछले में। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का अतः परद्रवी जालिका नहीं पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या नहीं पाए जाते हैं। हरित लवक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, अतः परद्रव्य जालिका नहीं होता है, एक और था क्या, गोल्जी का। ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया नहीं जाता है। समझ में आ रहा है जी? हाँ। कथा इनके कोशिकाओं का विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। ये जब भी टूटता है, ये जब भी विखंडन मतलब टूटना, विभाजन मतलब टूटना, अलग अलग होता है तो किसके द्वारा? किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। चलिए अगर आ जाए एग्जाम में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या, तो क्या जवाब देंगे आप? तो क्या बोलना है? सबसे पहले बोलना है कि अर्ध कोशिका है। इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। और क्या है कि इसमें केंद्रक पाया, क्या बहुत भारी, इसमें केंद्रक पाया और इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन इसमें हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का अतः परद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। तो जो नहीं पाई जाती है उसको भी आप लिखते हैं तो कम से कम कॉपियाँ तो भर रहा है। हमको एग्जाम में कॉपी भरना है, तो कॉपी भरने के लिए अपना नाम गाम नहीं लिख देना है, उसी से जुड़ा हुआ बात को लिखना है। तो क्या कोनो भारी, कोनो दिक्कत नहीं है? हाँ चलिए, हाँ एगो ये बोला, इनमें कोशिकाओं के विभाजन या विखंडन किसके द्वारा होता है? ये वाला बात को रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन होता है किसके द्वारा? तो विखंडन तो हो रहा है, बट किसके द्वारा हो रहा है? हाँ, विखंडन मतलब टूट रहा है, वही मतलब विभाजन विखंडन, तो बोलेंगे वो भी इसमें आएगा, विखंडन या मुकुलन द्वारा। विखंडन के मतलब भी वही होता है कि टूट जाना होता है, लेकिन विखंडन को खास पढ़ना है। विखंडन किसे कहते हैं, मुकुलन क्या है, जो कि 10 में पढ़ाया गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब आइए, ये आपको हो गया क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग में दमा इस जगह देखिए, दिमाग में जाने का पता है मकसद क्या है? पहले बहुत कुछ पढ़े हैं, किसी किसी के ध्यान हमारे ऊपर भी नहीं है, लेकिन हमको ध्यान सभी के ऊपर में है ना? किसी किसी के ध्यान पता नहीं कहाँ। अरे क्या कर दिए, थोड़ा ऊपर जाएगा ये, यही ना है जी। अब क्या पढ़ना है? ये आप ही लोगों का कोशिका है और नाम है यूकैरियोटिक। यू मतलब तुम, तो यूकैरियोटिक कोशिका कहता है क्या है? या विकसित कोशिका। ये कैसे कोशिका है? विकसित और विकासशील में बहुत अंतर है। देखिए, एक होता है विकसित, एक होता है, अब एक होता है पता है काची, विकासशील, एगो होता है अविकसित। ये तीनों के मतलब, हाँ जी देखिए ध्यान से आप लोग, एक क्या होता है विकासित, पता चल रहा होगा, पता करने से पहले आप ध्यान से देखिए। देखिए विकसित के मतलब क्या होता है? विकास कर रहा है। अब विकासशील के मतलब, हाँ सॉरी, विकासशील के मतलब विकास की ओर बढ़ रहा है। अब विकसित के मतलब वो विकसित हो गया हो, इसे माने हाँ हम बुढ़ा हो गए हैं, हम विकसित हो गए हैं। हाँ मान लो गधा, मान लो गधा कि बुढ़ा हो गए आधा। समझ में आया गधा? मान लो कि बुढ़ा हो गए आधा। समझ में आया गधा? पूछने वाले को लिए अच्छा जवाब मिला। ठीक है, अब विकास के मतलब कोई चीज विकसित के कगार पर है, मतलब विकास हो रहा है। आप विकसित के मतलब कोई विकास उसमें, इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार कैसा होता है? किसका आकार बड़ा होता है? लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कोशिका, उसका जस्ट उल्टा है। क्या है? कोई दिक्कत
नहीं। कथा इसमें केंद्रक उपस्थित, जबकि उसमें उल्टा है। हम बार बार कहते हैं कि आंतर वाला में एगो को पकड़िए, बाकी एगो आपने लिख दीजिएगा। जो उसमें हाँ हाँ कह रहा है तो इसमें नहीं नहीं कर दीजिए, आपका आंतर तैयार हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? आप देखिए फिर इसमें क्या कह रहा है, इनमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम अनेक होता है, अरे गुणसूत्र क्रोमोसोम वही होता है। किसी को लग रहा होगा कि गुणसूत्र अलग होता है, क्रोमोसोम अलग होता है, नहीं, आपका वही वाला होता है। हाँ, गुणसूत्र हिंदी क्रोमोसोम फर्क इतना ही है, समझ में आ रहा है? तो प्रोकैरियोटिक में कितना था क्रोमोसोम, इसमें एकदम होकर विरोधी में नहीं है, बट उल्टा बहुत है, और होना भी ऐसा। अरे दुनिया में पता है कोई कोई लोग अपने पर डिपेंड नहीं है, दूसरे पर डिपेंड है। तो ये देखो वैसा ही है। कौन? वो प्रोकैरियोटिक कोश का एकदम उल्टा है, वो इसी का उल्टा है। जो इसमें होता है सो उसमें नहीं है, जो उसमें होता है सो इसमें नहीं है, जिसमें होता है उसमें नहीं, जो इसमें होता है जिसमें नहीं, ऐसे ऐसे है। कहता है क्या, यूकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ पादप में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। देखिए ये वाला सिर्फ किस में, पादप में कुछ होता है क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें कोशिका का विभाजन माइटोसिस और मियासिस, थोड़ा इसको रेज कर दीजिए। इसमें होता है जब कोशिका का विभाजन तो किसके द्वारा होता है, माइटोसिस और मियासिस के द्वारा, लेकिन उसमें मुकुलन के द्वारा बताया गया था। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा, विखंडन या मुकुलन द्वारा। लेकिन इसमें तो माइटोसिस और मियासिस के द्वारा होता है। कौची? कोशिका का विभाजन किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। अगर ऐसे अगर लोग पढ़ेंगे तो क्या ठीक रहेगा नहीं? हाँ ठीक, लेकिन हाँ शुरू से पढ़ेगा तब ठीक रहेगा। हमारे वीडियो को शुरू से देखेगा तब उसको समझ में आएगा, बीच में समझ में उसको बिल्कुल ही नहीं आएगा। अब आइए आगे। अब क्या पढ़ना है, पदार्थों का। हम लोग का बॉडी में बहुत सारा पदार्थ का परिवहन होता है। क्या क्या होता है वो देख लीजिए। पदार्थ का परिवहन, उपयोगी पदार्थ की बात कर रहे हैं। कौन पदार्थ की? उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ। अनुपयोगी मतलब उपयोग लायक हो नहीं है बाबू, तो कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया को पदार्थ का। अगर पदार्थ के परिवहन में हम लोग जब भी हम लोग परिवहन करवाते हैं अपने बॉडी में तो ज्यादा क्या करवाते हैं, उपयोग करने वाला पदार्थ। जैसे में जल, और क्या, हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, सब उपयोगी चीज़ है हम लोग का। तो जो उपयोगी चीज़ है ने से पता है प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में पहुंचता है, मतलब वो, और पहुंचाने का पता है काम कौन करता है, कोशिका का काम है वो। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो पूरा कोशिका में जाता है, और उसके बाद वो किसे मिलता है, ब्लड में मिलता है, और उसके बाद ब्लड में क्या देती है, ऊर्जा देती है। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, जब आप खाना खाएंगे या जब भी आप अगर कोई पदार्थ को अगर आप कर रहे हैं सेवन, तो आपको तुरंत वो नहीं बेनिफिट करेगा, मतलब फायदा। 1 घंटा रुक जाइए। अब अगर दवा भी अगर खा रहे हैं, कहेगा तुरंत दवा का तुरंत बुखार बढ़िया कर लेंगे, ये गलत बात है। दवा पेट में जाएगा, पहले मुंह में, पहले हाथ में जाएगा, पहले हाथ में जाएगा, मुँह गुहा में जाएगा, ग्रास ट्रैंकिया होते कहाँ जाएगा, पेट में। अब जान के वहाँ वो गलेगा, दवा कुछ होगा, गलेगा, जैसे जैसे गलेगा वैसे तो घोराएगा वहाँ टंकी में, कोची में, अमाशय में, किसमें, और वो घोराएगा, और पूरा घोराएगा, धीरे धीरे सेवन होगा वो ब्लड की ओर, और वो ब्लड आपको पूरा बॉडी में दौड़ेगा, तो इसी कर करके आपको पूरा बॉडी में सेवन हो जाएगा फिर दवा। हम लोग ये ना, ऐसा नहीं होता है जी कि दवा जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो तुरंत ताकत मिल जाता है, मतलब कहीं चावल घुस गया, कहीं नहीं चावल चलाता है।
ऐसा मत कर सोचेगा कि चावल खाते हैं तो इन्हें चला चावल हुआ, इन्हें इससे चलाता है, इन्हें ऐसे होता है। पाचन के बाद उसके रस निकलता है, वो रसवा वैसे होता है। अब बहुत कम मात्रा में, इन्हें कि पूरा रस चला एकदम गढ़ा हुआ करके सब लोग पीते हैं चीनी के शरबत बना करके, वो सब बिल्कुल नहीं, उतना मोटा भी नहीं, बहुत में से। तो जो अगर अनुपयोगी है हानिकारक पदार्थों से हम लोग कुछ ही करते हैं, कोशिका से बाहर निकाल देते हैं, जैसे में मलमूत्र, ये सब हानिकारक है। पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड और बलगम खखार वगैरह आपका हो गया, समझ रहे हैं। ये सब क्या है? हानिकारक चीज है। ये सब क्या है? हानिकारक। हानिकारक मतलब ये सब के बॉडी में नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे पता है जीवन में, देखो लैट्रिन या पेशाब के रोकना इंसान को, आपको पेट फट जाएगा। समझ लीजिए, सही बात है। ये दोनों चीज को आएगो, इसको ऑक्सीजन के भी मर जाएंगे आप ऐसे। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कीजिए, बाहर निकालिए और इसको O2 के लीजिए, तो ये प्रक्रिया आपको अंदर होना चाहिए, नहीं तो फिर आप टाइट होकर के चांद तो कौन जाएगा, सब पृथ्वी पर ही रहेगा, चाहे तो मार दे चाहे जिंदा रहे, ठीक है। अब क्या कहता है विसरण, गैस द्रव विलय, गैस द्रव तथा विलय की अणुओं की अधिक सांद्रण के क्षेत्र से कम सांद्रण के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विकोची कहते हैं। समझ में आया ये वाला बात? देखिए, हेलो, वाह क्या बात है, अच्छा लगता है इसे पढ़ने से। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कौन चीज पढ़ने से? गैस द्रव। हम क्यों किसी को कहते हैं कुछ, उसको अपने समझ में आ रहा है गलती कौन कर रहा है, अगर आत्मा कह रहा होगा, आत्मा कि ये कौन था, हम थे कि कोई और था, और अपने समझ में आ रहा होगा। बोलने की ज़्यादा समझाने की जरूरत, हाँ ये समझा सकते हैं, ये पॉइंट है। तो गैस द्रव अब विलय के अणुओं की अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कुछ होता है काम, सांद्रता की ओर कुछ होता है काम। देखो अधिक से काम सांद्रता की क्षेत्र की ओर होने वाली गति को क्या होता है? मिश्रण का। इसको नाम है क्या? विसरण। विसरण, मिश्रण, मिश्रण नहीं, देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? विसरण है। तो नाम है क्या चीज? विसरण। तो ये क्या हो रहा है कि अधिक सांद्रण के क्षेत्र से कम सांद्रण की क्षेत्र की ओर गति करता है, इन हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अब देखिए उस सांद्रण में क्या क्या है? गैस द्रव और विलय की अणु मिक्स है उसमें, तो अधिक से सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गति कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अब आइए आगे आइए, ये देखिए ध्यान से देखेंगे, ये आप सभी को पता है, लास्ट होगा ये, अब इन कर देंगे, ठीक है। परासरण क्या है? जाल या विलायक का, जाल या अर्ध परागमय, यहाँ अर्ध परागमय होगा बाबू, यहाँ क्या होगा? अर्ध परागमय या अर्ध परागमय या अर्ध परागमय या जब ऐसा होता है न, तो उससे एक बार गोल लग लिया जाता है। चलिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं है बाबू, इस दुनिया में ना जाने कब क्या किसको हो जाएगा। आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो कल कहीं और चल जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो गलत बात है फिर। तो एक अर्ध परागमय आवेग, चयनात्मक परागमय झिल्ली क्या चीज है? चयनात्मक के एक और नाम है क्या? नहीं ना, इसी को नाम है अर्ध परागमय को हम लोग कोची कहते हैं? चयनात्मक परागमय झिल्ली। कोची कहते? चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं, हाँ।
परागमय झिल्ली द्वारा होने वाली विसरण को कोची कहते हैं। ये भी देखिए परासरण तो हो रहा है, बट किसका हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है। तो ये जाल का हो रहा है परासरण, लेकिन अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा हो रहा है परासरण। देखिए ब्लैक समझ में आता है जी। तीन को यहां देखिए बात होता है, समझ लीजिएगा। एक होता है विलेय, अब एक होता है विलयन। हेलो, विलेय विलायक और विलेय किसे कहते हैं। तो जिस पदार्थ की मात्रा कम हो कि अधिक हो, हाँ जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो, कम हो कि अधिक हो। तो भाई जाल में कोई कोई कार्य है जो जाल में घुलता है उसे विलेय कहते हैं, है ना। तो जाल में कौन घुलेगा, इसका मात्रा क्या रहेगा। आ हाँ वैसे आप ऐसा बात को चलो ये भी सही है। जो जाल में क्या हो, जो पदार्थ जाल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं। लेकिन विलायक में जो 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 पदार्थ को क्या करता है जाल में, अच्छा घोलता है कि घुलाता है, घुलाता है कि घोलता है, घुलाता है। वही तो पूछ रहे हैं कौची है, कुछ नहीं है, सब तो एक ही है। तो हाँ तो देखो न, कोई कोई क्या कहे इसमें क्या होगा, ये घुलाता है। जैसे में पानी और चीनी के लीजिए, पानी और तो चीनी की मात्रा कम डालिए, पानी की मात्रा, तो इसमें चीनी क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। नहीं नहीं, चीनी विलेय कहलाएगा, थोड़ा धीरे धीरे। और पानी क्या कहलाएगा, और उससे क्या बन गया शरबत, तो क्या कहलाएगा। तब मतलब कि दोनों के घुलने के बाद जो घुल के एक नया पदार्थ बनता है वो भी आपको हो सकता है, उसे क्या कहते हैं विलेय। जैसे कि शरबत, जैसे में शरबत है तो नॉर्मल चीज़ है। तो ये सब जानिए विलायक विलेय से क्या होता है ना। बाकी फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी प्रकार से होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि सर ये वाला नहीं पढ़ाए हैं, यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आया। फिर आपको हम दोबारा फिर बनाएंगे उसको वीडियो को पॉइंट को लेकर के, है ना। आप अगर कमेंट में अगर लिखते हैं सर ये वाला पॉइंट हमको नहीं समझ में आया, फिर आपको हम पूरा वीडियो बनाएंगे उस पॉइंट की ओर, फिर आपको समझ में नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन आप लोग पहले कमेंट तो कीजिए कि वाला समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बाय बाय, टाटा। पढ़िए लिखिए मिजाज कीजिए खाटा, समझ में आया बाबू, चलो ठीक है।